तो यार ज़िंदगी बड़ी उलझन भरी चल रही थी और हर बार वही था कि पीते थे और रोते थे, हम बोलते थे भगवान छुड़ा दे या उठा दे। इस चिट्टे के दौरान आपसे कुछ ऐसी गलती हो गई हो या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हमारी जनता को बता दीजिए जो कि आपको अभी तक महसूस होता है कि यार अगर मैं वो चीज़ नहीं करता तो अच्छा होता। मेरे को जो सबसे ज़्यादा जो मेरे को कभी याद आता है जिसमें एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरे 6 दोस्त मारे गए थे और वो डेड बॉडीज़ पड़ी हुई थी, लेकिन मेरा अपना मेरा सिर्फ अपना उसमें ये था कि इनकी जेब में कितना माल पड़ा हुआ है वो बाहर निकालना है। ये दुख नहीं था कि वो लोग मारे गए या ये चीज़ें हुई, तो मेरे को ये पता था कि उनकी जेब में कितना माल पड़ा हुआ है। तो यार पुलिस के पहुंचने से और सबके पहुंचने से पहले हम वहाँ पे नीचे उतर के वहाँ पे और उनकी जेब से हमने ये सारा माल निकाल लिया था। एक एडिक्ट जो होता है ना बड़ा मैनिपुलेटिव होता है और वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेता है। तो यार मैंने भी है ना अपने बेटे को यूज़ करना शुरू कर दिया था और मैंने ना अपने बेटे को नीचे ग्राउंड फ्लोर से उस रोड वाले उस जगह से फर्स्ट फ्लोर पे वो खड़ा हुआ था और फुटबॉल की तरह उछाल दिया। यार एक थॉट भी मैंने नहीं दिया उसको कि अगर ये मिस हो गया या कैच नहीं हुआ तो इसके क्या रिजल्ट्स होंगे। घर के शीशे तोड़ दिए, सब कुछ कर दिया, सब ने मारा यार मेरे को, है ना। और मेरी वाइफ ने भी उस दिन मेरे ऊपर हाथ उठाया, मेरे को मारा। तो यार वहाँ पे देखते कि एक बंदा नीचे गिरा हुआ है जो चिट्टा लेता था और वो खुद को नोच रहा है, खुद को खा रहा है, अपनी बाजू खा रहा है। और दैट वाज नॉट जस्ट अ बाइट, मतलब ब्लीडिंग पूरी तरह से हो चुकी थी। फिर उसको सडनली हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ा उसी टाइम। यार सब कुछ किया, यू थिंक ऑफ द वर्स्ट एंड आई हैव डन दैट। आप जितना घटिया काम सोच सकते हो हमने वो काम किया हुआ। सो गाइज, वेलकम टू द लिमिटलेस टॉक। और आज की पॉडकास्ट में एक ऐसे इंसान की कहानी है जिन्होंने अपने ड्रग्स के नशे में एक ऐसा भी समय देखा है जब उन्होंने अपने 1 महीने के बच्चे को भी दांव पर लगा दिया था। और उसके आगे उनकी लाइफ स्टोरी की बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको ज़रूर इंस्पायर करेगी। मेरे भी कुछ ऐसे सवाल होंगे जिनका जवाब आप सभी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए लाइट, कैमरा, साउंड एंड पॉडकास्ट। तो पंकी भाई, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू। पंकी भाई, मैं चाहता हूँ आप हमारी जनता को एक क्विक सा अपना इंट्रो बता दीजिए। दोस्तों, मेरा नाम पंकी है और मैं कुल्लू से बिलोंग करता हूँ। करंटली मैं अभी टूरिज़्म बिजनेस में हूँ और साथ साथ में बहुत सारे ड्रग एडिक्शन सेंटर्स के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ। तो पंकी भाई, जैसा आपने बताया था और हमने आपकी काफ़ी स्टोरीज़ भी सुनी है, आपकी जो पहले की लाइफ है वो बहुत उतार और चढ़ाव से भरी रही है। और आप एक समय ऐसा भी था कि आप नशे में बहुत ज़्यादा थे, जिस वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी। तो भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ कि थोड़ी सी अपनी स्टोरी के बारे में थोड़ा सा बताओ कि पास्ट लाइफ आपकी कैसी रही थी और क्या क्या आपके एक्सपीरियंस थे। पास्ट लाइफ तो देखो, उतार चढ़ाव जैसे आपने बोला वो सबकी ज़िंदगी में होते हैं, उतार चढ़ाव सबकी लाइफ में आते हैं। मेरी लाइफ में जो उतार चढ़ाव आए थे वो मैंने थोड़े गलत स्टेप्स ले लिए थे जब मैं अपने आप से स्ट्रगल कर रहा था। जब मैं अगर आपको अपने बचपन में लेके जाऊं तो वो क्लास में हमेशा रिजेक्शन और डोरमैट पर्सनालिटी वाला बिहेवियर, और तो वो उस चीज़ को कोप अप करने के लिए मैंने थोड़ा अपना स्टाइल चेंज किया और सोचा कि अपने आप को कुछ डिफरेंट शो करना पड़ेगा। और उस चक्कर में सिगरेट वगैरह शुरू की, जो एक स्टार्टिंग ओपनिंग डोर था जिसने ना सारे दरवाजे खोल दिए थे आगे मेरी यूजिंग के लिए। और उससे मैं आपको थोड़ा और पहले ले जाना चाहूँगा, जब मैं बहुत ही छोटा था, यानी कि 6th स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। तो खैर एडिक्शन तो लाइफ में लेट आई, लेकिन जब मैं आज के टाइम से अपने आप को उस टाइम कंपेयर करता हूँ तो उस टाइम मैं वीडियो गेम का एडिक्ट बन चुका था और 6th क्लास में तो खैर बच्चा बहुत ही छोटा होता है और उस टाइम कॉन्ट्रा और मारियो गेम कुल्लू में इंट्रोड्यूस हुई थी। बिल्कुल। तो मेरे और भी फ्रेंड्स थे जो खेलते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन शायद बचपन से ही एक वो एडिक्ट पर्सनैलिटी लेकर के पैदा हुए थे कि जो करना है वो एक्सट्रीम करना है। और मैं जब वो गेम खेलने लगता था तो वो 1 मिनट से लेकर के 10 मिनट से घंटों तक मैं वो गेम खेलता था, जबकि बाकी बच्चे खेल करके चले जा करके अपना होमवर्क भी करते थे, अपनी बैलेंस्ड लाइफ चला रहे थे। लेकिन मेरे को लगता है मैं उस टाइम ही अनबैलेंस्ड हो गया था ना। और खैर
घर में पहली चोरी 1 रुपए की मैंने वो वीडियो गेम के चक्कर में ही की थी। और तो मेरे को लगा कि मैं सबसे पहले एडिक्ट तो वीडियो गेम्स का ही बना था, और नशा तो मेरी ज़िंदगी में बाद में आया। लेकिन एक वो नशेड़ी वाला जो एटीट्यूड होता है एक्सट्रीम बिहेवियर का ना, कंपल्सिव ऑब्सेसिव बिहेवियर का, वो शुरू से ही मेरे साथ था और शायद अभी तक है, वो अलग अलग चीज़ों को लेकर के। लेकिन हाँ, कोई इसको किसी तरीके से यूज़ करता है, कोई किसी तरीके से यूज़ कर रहा है। मैंने गलत स्टेप्स ले लिए थे कि मैं सिगरेट से शुरू होकर के फिर जैसे कुल्लू में जॉइंट का बड़ा प्रचलन है और हर चीज़ का उसकी तरफ बढ़ा, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसी लाइन में ग्रेजुएट करते चले गए। मेरी कैरियर में स्टडीज़, मेरा सारा कैरियर वो डाउनफॉल पे आ गया और मेरा ड्रग्स का ग्रेजुएशन से पीएचडी हो गई। मैंने अलग अलग नशों को ट्राई किया, जिसमें हमारा सिगरेट से शुरू हुआ, जॉइंट हुआ, फिर केमिकल्स आए लाइफ में। फिर कुल्लूज़ में पार्टीज़ का बड़ा प्रचलन था, तो पार्टीज़ में जाते थे, वहाँ पे और केमिकल्स MDMA LSD वगैरह से इंट्रोड्यूस हुए। फिर ऐसे ही करते करते तब अर्ली 90s में स्मैक की वापसी हुई थी कुल्लू में, और तब फिर स्मैक के चक्कर में पड़ गए और बस वहीं से पूरी लाइफ में जो है डाउनफॉल शुरू हो गया, क्योंकि वो मेरा चॉइस ऑफ ड्रग मेरे को मिल गया था जो शायद बहुत ज़्यादा मेरे को पसंद था और जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता था। तो भाई जैसे जब भी आपका इस नशे में आप थे, उस समय का कोई ऐसा किस्सा कि वो अभी भी आपको याद आता है, या इस चिट्टे के दौरान आपसे कुछ ऐसी गलती हो गई हो, या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हमारी जनता को बता दीजिए जो कि आपको अभी तक महसूस होता है कि यार अगर मैं वो चीज़ नहीं करता तो अच्छा होता। मेरे को जो सबसे ज़्यादा जो मेरे को कभी याद आता है, जिसमें एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरे 6 दोस्त मारे गए थे और वो डेड बॉडीज़ पड़ी हुई थी। लेकिन मेरा अपना मेरा सिर्फ अपना उसमें ये था कि इनकी जेब में कितना माल पड़ा हुआ है वो बाहर निकालना है। भाई इस स्टोरी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए कि वो मतलब वो दोस्त कैसे डेथ हुई थी, और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। वो एक कार एक्सीडेंट में लग वैली में कार गिरी थी और जिसमें 6 लड़के मारे गए थे हमारे कुल्लू के। अच्छा। और मैं उस गाड़ी से थोड़ी देर पहले उतरा था और फिर एकदम पता चल गया था कि उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। तो मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था, यार ये दुख नहीं था कि वो लोग मारे गए या ये चीज़ें हुई। इतना ये ऐसा चक्रव्यूह है ना ड्रग्स का, ये आपको इतना गिरा देता है और इतना सेल्फ सेंटर्ड कर देता है कि आपको सिर्फ यही नज़र आता है कि यार सुबह का पिया तो शाम को कहाँ से करना है, शाम का किया तो अगला। तो मेरे को ये पता था कि उनकी जेब में कितना कितना माल पड़ा हुआ है। तो यार पुलिस के पहुंचने से और सबके पहुंचने से पहले हम वहाँ पे नीचे उतर के वहाँ पे और उनकी जेब से हमने ये सारा माल निकाल लिया था। तो यार आज के दिन में जब मैं अपने आप के ऐसे ऐसे किस्से सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि हम किस लेवल पे जी रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। एक आम आदमी तो नहीं कर सकता है। और ऐसे बहुत सारे किस्से, ये तो जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग है जो एक। बिल्कुल भाई, मैं बस वही कि ऐसी ऐसी जो आपकी स्टोरीज़ है, उन स्टोरीज़ के ज़रिए में आज का जो यूथ है ना, जो बहुत सारे नशे में पड़ चुका है और ऐसे ऐसे नशे में पड़ चुका है जो कि उनसे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। अगर आपको लगता है कि एक चीज़ लेने से क्या होता है, चिट्टा लेने से क्या होता है, इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं इसको एक बार, तो मुझे लगता है इस पॉडकास्ट के थ्रू आपको वो टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप पहले ही समझ जाओगे कि एक ऐसा दलदल है जिसमें जाना तो आसान है लेकिन वापस आना बहुत मुश्किल है। तो भाई एक स्टोरी मैंने ऐसी भी सुनी थी कि उस समय जब आप नशे के इस चंगुल में थे, एक समय ऐसा भी आ गया था जब आपने 1 महीने के अपने बच्चे को 1 फ्लोर ऊपर फेंक दिया था किसी को कैच करने के लिए। तो भाई वो मुझे बहुत सेंसिटिव लगा और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा उसके बारे में एक्सप्लेन करें। यार ये चीज़ ऐसी है ना कि ये चीज़ आपको आपकी सेल्फ इस्टीम ख़त्म कर देती है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म कर देती है। और उसके बाद जब आप नशे के चक्कर में पड़ते हो ना तो आप किसी भी हद तक जा सकते हो। तो यार ये जब मेरा बेटा मेरे को घर वालों ने एकदम से बैन कर दिया था। उस टाइम CCTV कैमरास तो नहीं होते थे, लेकिन सारा मोहल्ला ही CCTV कैमरा बन गया था। और इवन नौबत यहाँ तक आ गई थी कि अगर बाथरूम भी जाना है तो बाथरूम का डोर भी खुला रखना है। तो यार लेकिन एक एडिक्ट जो होता है ना बड़ा मैनिपुलेटिव होता है और वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेता है। तो यार मैंने भी है ना अपने बेटे को यूज़ करना शुरू कर दिया था। और उस दिन जो मेरा पैडलर था, एक तो माल पीने को मिला नहीं था, तो
पेडलर के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, पेडलर क्या होता है? और पेडलर जो भी इंसान जो आपको नशा बेच रहा है या जो नशा जो सेल आउट कर रहा है उसको बेसिकली पेडलर बोला जाता है, जो बाहर से ला करके नशा बेच रहा है। तो जो मेरा पेडलर था वो उस टाइम अपने फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा हुआ था और मैं फटाफट उसके पास गया यार वहाँ पे, है ना। और ठंड के दिन थे, मेरे को याद है अभी तक, है ना, जनवरी का महीना था वो। और मैंने अपने बेटे को उठाया और मैं वहाँ से निकल गया। और तो जब वो फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा था उसने बोला यार माल लेने के लिए तो ऊपर ही आना पड़ेगा, नहीं तो पुड़िया से माल इधर उधर गिर जाता है। और उस टाइम मेरे को क्रेविंग इतनी ज़्यादा थी कि मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं वो माल लूँ फिर उसको घर छोड़ूँ और फिर जा कर के पीऊँ, कि फ़िज़िकल डिमांड इतनी ज़्यादा थी उस टाइम। शरीर में दर्द हो रही थी और सिकनेस थी और आंखों से पानी निकल रहा था, पेट में दर्द हो रही थी, टांगों में दर्द। तो यार मैंने वो अपने उस पेडलर को बोला कि आप इसको कैच करो, मैं इसको ऊपर उछालता हूँ। तो और मैंने ना अपने बेटे को नीचे ग्राउंड फ्लोर से उस रोड वाले उस जगह से फर्स्ट फ्लोर पे वो खड़ा हुआ था और फुटबॉल की तरह उछाल दिया यार। एक थॉट भी मैंने नहीं दिया उसको कि अगर ये मिस हो गया या कैच नहीं हुआ तो इसके क्या रिजल्ट्स होंगे। तो वही बोल रहा हूँ, स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी इतनी ज़्यादा थी कि सिर्फ सेल्फ सेंटर्डनेस थी, सिर्फ अपने बारे में ही सोचना था, है ना, क्योंकि शरीर में दर्द थी, फिजिकल डिमांड थी। मेरा सबसे पहला रिलेशन तो अपने शरीर से ही है ना, और वो इस टाइम डिमांड कर रहा था कि यार माल चाहिए तेरे को पीने के लिए। यार मैं बड़ा लकी था कि उसने मेरे बेटे को कैच कर लिया ना, और फिर मैं उसी दीवार से ऊपर चढ़ा यार, उसको अपनी गोद में रखा था, वो नीचे था और मैं ऊपर बैठ करके पन्नी पी रहा था अपनी पाइप और वो उसमें डाल करके। तो यार उस टाइम मैं पी भी रहा था और मैं रो भी रहा था। मैं बोल रहा था भगवान या छुड़ा दे या उठा दे, दो में से एक काम कर, पर ये काम तो नहीं होते यार अब। तो कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियस माइंड में या कहीं ना कहीं ये तो था कि तू भैया इस चीज़ में फंस चुका है, लेकिन बात वही था कि एक्सेप्टेंस नहीं थी, मानने को तैयार नहीं थे ना, कि ईगो इतनी आई थी, कंट्रोल कर लेंगे। फिर बाद में वो ये बीमारी ऐसी आपको बार बार इस चक्रव्यूह में डालती कि कंट्रोल कर लेंगे यार, शाम को पिएंगे, सवेरे पिएंगे, दिन भर काम करेंगे, आराम की ज़िंदगी जिएंगे। तो यार चक्कर वही है कि ये डिज़ीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आपको पूरी तरह से आपके ऊपर हावी हो जाती है ना, और आपको चारों तरफ से जकड़ लेती है, जिसमें आपको आपकी फैमिली, आपका बच्चा, आपके माता पिता, आपके फ्रेंड्स, कोई नहीं नज़र आता है। फिर अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो कि मैं किस बैंक्रप्सी में जी रहा था, जब अगर मैं अपने बच्चे के साथ ऐसा कर सकता हूँ तो फिर तो मैं कुछ भी कर सकता था। तो यार लाइफ बड़ी उलझन में फंसी हुई थी उस टाइम। और भाई एक और किस्सा भी था कि एक समय ऐसा भी आ गया था जब आपने जो गटर के ढक्कन होते हैं उनको भी बेचना स्टार्ट किया था। यार वो तो मेरा दिल्ली में नो डाउट ऐसा टाइम रहा। उस टाइम जाते थे और वहाँ पे ऐसी दोस्ती हो गई थी, वहाँ के जो कंगले जो होते हैं उनके साथ बैठना, उनके साथ जाना, और वहाँ पे गटर के ढक्कन ज़रूर उठाए यार, वो भी दिए वहाँ पे जैसे माल लेते थे। और मैं कुल्लू से जॉइंट ले जाता था, वहाँ पे उनके साथ बैठ कर के पीता था, और वो सारे पहचानते भी थे मेरे को जो वहाँ पे माल देते थे दिल्ली में। तो यार सब कुछ किया, यू नो, यू थिंक ऑफ द वर्स्ट एंड आई हैव डन दैट। आप जितना घटिया काम सोच सकते हो हमने वो काम किया हुआ है। और लेकिन यार वो सारी मजबूरी थी नशे के लिए। हाँ, वो हम करना नहीं चाहते थे, मैं करना नहीं चाहता था, या कोई भी नहीं करना चाहता है, लेकिन नशा वो करवाता है आपसे, नशा वो आपसे काम करवाता है वो। तो यार ज़िंदगी बड़ी उलझन भरी चल रही थी, और हर बार वही था कि पीते थे और रोते थे। मतलब आपको खुद को वो एहसास हो जाता था कि ये मुझे नहीं करना एंड है। में तो वो एहसास होना शुरू हो गया था कि अब चक्रव्यूह में फंस चुके हैं, क्योंकि अब पी करके मज़ा नहीं आ रहा था, है ना। वो जो प्लेजर जो था वो तो शुरू में ही आया जब पिया, तो वो टेम्परेरी हैप्पीनेस थी, है ना, वो टेम्परेरी प्लेजर था जो मिलता था आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। स्टार्टिंग में जब शुरू किया तो वो 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे होता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसका टाइम कम होता गया, डोज बढ़ती गई, और फिर एक टाइम ऐसा आ गया था जब पीना मजबूरी बन चुका था। कोई शौक़ नहीं रह गया था यार, कुछ वो नहीं रह गया था, लेकिन वो
डिमांड ऑफ द बॉडी हो गया था कि आपको पीना ही पड़ेगा। अगर आप गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालोगे तो गाड़ी तो चलेगी नहीं, चाहे जितनी मर्जी महंगी हो। बिल्कुल है बिल्कुल। ना, उसके लिए तो फ्यूल चाहिए ही चाहिए। तो यार ये फ्यूल ऑफ द बॉडी हो गया था, और तकलीफ़ इतनी ज़्यादा थी शरीर में, वो दर्द इतनी ज़्यादा होती थी टांगों में, पेट में, सिर में, कोल्ड टर्की रहता था, गर्मी में ठंड लगती थी, ठंड में गर्मी लगती थी। तो पूरा सिस्टम जो है बॉडी का वो, क्योंकि सब केमिकल रिलेटेड है ना एंड ऑफ द डे, तो ये वो केमिकल्स आपकी बॉडी को पूरा हिला देते हैं। तो यार बस वही चक्कर था कि केमिकल लोचा था बॉडी में ना, जो जिसने बिल्कुल ही अपसाइड डाउन कर दिया था। तो भाई आपकी बातें सुन के ना मेरे को एक इंसिडेंट याद आ रहा है। मेरा न्यूली अपॉइंटमेंट हुआ था फ़िलहाल डिपार्टमेंट में, तो हम लोग का रिहेबिलिटेशन सेंटर में आना जाना रहता है। तो मेरा फर्स्ट विज़िट था शायद वहाँ पे। तो मेरे को वहाँ के लोगों ने बताया कि आपने देखा होगा वहाँ पे बैरक्स होती है, अलग अलग रूम्स होते हैं, जैसे हॉस्टल में होते हैं, स्कूल हॉस्टल में होते हैं। यहाँ पे चिट्टे वाले या फिर समथिंग लाइक दैट, कि मेरे को ये बताया गया कि यहाँ पे चिट्टे वाले हैं बंदे। तो इससे पहले ना मैंने कभी चिट्टा देखा था, ना मैंने चिट्टा पीने वाले जो होते हैं ना वो देखे थे। तो मेरा शायद तीसरा या चौथा विज़िट होगा वहाँ पे। हम लोग नीचे बैठे हुए थे ऑफिस में इंचार्ज की। सडनली वहाँ पे आवाज़ आने लगती है ज़ोर से चिल्लाने की, स्क्रीमिंग। हम लोग जैसे भाग के जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि एक इंसान, एक बंदा नीचे गिरा हुआ है जो चिट्टा लेता था, और वो खुद को नोच रहा है, खुद को खा रहा है, अपनी बाजू खा रहा है। और दैट वाज नॉट जस्ट अ बाइट, मतलब ब्लीडिंग पूरी तरह से हो चुकी थी। फिर उसको सडनली हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ा उसी टाइम। तो मैं ये सोच रहा हूँ, या फिर मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या कभी आपके साथ भी ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है? अगर हुआ है तो वो कैसी फीलिंग होती है कि इंसान इतना खुद को हर्ट करने तक पहुँच जाता है? तो जब इसको ना सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड बोलते हैं, तो जो भी एडिक्ट है, जो भी नशेड़ी है, उसको जब उसका नशा नहीं मिलता है ना, तो आपकी बॉडी में क्रेविंग शुरू हो जाती है। मतलब कि एक असहनीय दर्द जिसको बोलते हैं ना, वो शुरू हो जाता है। अब यार इस पेन को ना एक्सपीरियंस करना और इसको शब्दों में बयान करना बहुत दो अलग अलग चीज़ें हैं। ये पेन तो जिसने लिया है वही समझ सकता है कि कैसा दर्द होता है ये। और यार ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर तो हर एडिक्ट में होता है। अच्छा। और अपने आप को हार्म पहुंचाना कोई बहुत बड़ी वो चीज़ नहीं है। सारे एडिक्ट्स अपने आप को हार्म पहुंचाते ही पहुंचाते हैं। और मेरे साथ भी हुआ है यार ऐसा, है ना। मेरे आप देखोगे बाजू में तो यहाँ पे सारे कट्स पड़े हुए हैं, तो ये भी नशे की हालत में ही हुए थे यार। और बहुत बार ऐसा होता है कि सिर पे हाथ मारते हैं, दीवारों पे हाथ मारते हैं, मतलब अपने आप को हार्म करते हैं उस टाइम में, अपने आप को हर्ट करते हैं, क्योंकि अपना कंट्रोल खो चुके होते हैं ना। उस टाइम तो सिर्फ दुनिया में एक ही चीज़ नज़र आ रही होती है, वो है अपना नशा। उसके सामने तो साक्षात भगवान भी आ जाए तो भी बंदा उस टाइम बोलता है भगवान नहीं भाई, तुम्हें नशा चाहिए, नशा चाहिए, है ना। तो ये बहुत पावरफुल डिजीज़ या चीज़ है जिसके सामने मेरे ख्याल से मुश्किल ही कोई जीत सकता है यार। जिसने इस चीज़ को ट्राई किया वो 100% इसके सामने झुक जाता है एंड में, और उसको सरेंडर करना ही पड़ता है इसके सामने, क्योंकि ये अनबीटेबल है, ये अनबीटेबल है यार। ये तो अब टाइम के साथ साथ बहुत चीज़ें चेंज हुई है एडिक्शन में, ड्रग पैडलिंग में, ड्रग्स लाने में, ड्रग्स में स्पेशली। अच्छा, आपका मतलब उस टाइम कुछ और टाइप का होता था और इस टाइम? हाँ, तो उस टाइम जो था वो फिर भी थोड़ा ओपीएम बेस्ड होता था, और उसकी एडिक्शन का कुछ और होता था। लेकिन आज के दिन में जो माल उतर रहा है या जो भी ड्रग बन रहे हो, फेंटानिल नाम के केमिकल से बन रहे, जो बहुत ही हाईली एडिक्टिव है। बिल्कुल। और ये केमिकल्स एक बार आपकी बॉडी में एंटर कर गए तो ये इतना आपकी बॉडी में, क्योंकि ना सारा हमारा ब्रेन केमिकल गेम है। अगर आप देखो कभी, तो कभी सोडियम कम है, कभी पोटेशियम कम है। तो ये अभी रिसेंटली एक्सपीरियंस भी किया मैंने। और एक बार जिसने इसका स्वाद चख लिया ना, मैं बोलता हूँ, या आपने देखा होगा कि इंसान जो टैबू वाली चीज़ें होती है उस तरफ ज़्यादा क्यूरोसिटी होती है जानने के लिए कि जानना था क्या चीज़ है। तो मतलब
हो सकता है कई लोग शौक से स्टार्ट कर देते हो कि देख लेते हैं क्या चीज़ है, एक बार कर लेंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितने डोज या कितनी बार लेने के बाद आपकी ये हैबिट बन जाती है? नहीं, ये देखो, ये सब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है और इसका आंसर देना बहुत मुश्किल है। मेरे को जैसे फर्स्ट बार में ही बहुत अच्छा लग गया था, मैंने बोला ना, एक वर्ड यूज़ किया, चॉइस ऑफ ड्रग मेरे को मिल गया था। बिल्कुल बिल्कुल। जिसमें मेरे को इतना प्लेजर मिला था, इतना हैप्पीनेस मिली थी कि मेरे को लगा यार यही असली चीज़ है। अभी तक तो जो कर रहे थे हम वो सब बेकार था, बिकॉज मैं एक पॉली एडिक्ट था ना, मैं हर किस्म का ड्रग यूज़ करता था। पर जब मेरे को फाइनली स्मैक मिली थी या हेरोइन मिली थी, तो वो मेरा चॉइस ऑफ ड्रग था कि ये वाला मेरे लिए बेस्ट है। अल्टीमेट डेस्टिनेशन जो है वो ये है। अच्छा, है ना। तो ये बोलना मुश्किल होता है किसी के लिए भी कि वो कब कितने डोज में फंस जाएगा। इट कैन बी फर्स्ट टाइम। मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे थे जो पी करके निकल गए, आज के दिन जिन्होंने बहुत ट्राई अच्छा किया बट वो काम कर रहे, एडिक्टेड नहीं वो है। एडिक्ट नहीं हुए। अच्छा, और वो उन्होंने पी करके छोड़ दिया, 2-4 बार 5 पी करके छोड़ दिया। लेकिन मैं ऐसे भी बहुत लोगों को जानता हूँ जो फर्स्ट टाइम में ही फंस गए। तो यार बेटर तो ये है कि इस चीज़ को ट्राई ना किया स्टार्ट जाए, ही ना करें। है ना। ये तो बात है कि आप 50वीं मंजिल से छलांग मार रहे हो और फिर उम्मीद कर रहे हो कि कोई बच जाएंगे। 1000 में से एक ही बचेगा या लाख बिल्कुल, में से एक ही बचेगा, बाकी 9,99,999 तो मारे जाएंगे। डेफिनेट। अभी बहुत सारे लोग जॉइंट को जैसे बोलते भोलेनाथ का प्रसाद है या कुछ भी है, या ये क्रिएटिवनेस लाता है। बहुत सारे लोग तो इसी चक्कर में बिल्कुल, पीते कि हमको दिमाग खुल जाता है और सोचने की क्रिएटिव बिल्कुल माइंड फीलिंग देता है। लेकिन यार ऐसा नहीं है, मेरे को तो लगा ऐसा नहीं है, क्योंकि लाइफ में मैंने इतने केसेस देखे और शायद जो सबसे ज़्यादा हिले हुए आज के डेट में जो मेंटल केसेस जो आते हैं वो जॉइंट के ही होते हैं। तो भोलेनाथ का प्रसाद और क्रिएटिवनेस ये तो अपने आप को जस्टिफाई करने की बात है। और हाँ, बहुत सारे लोग हैं ऐसे भी यार देखे जो 80 साल हो गए, 90 साल हो गए पी रहे हैं अभी तक। बट यार बात वही है कि हम वो एक आदमी नहीं हो सकते ना, हो सकता है हम कि 9,99,000 की गिनती में हम लोग आ रहे हो। एक और बात, जैसे आजकल टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, तो आपको क्या कुछ लगता है कि जो नशे के कारोबारी है उसका यूज़ किस तरीके से टेक्नोलॉजी के हिसाब से कर रहे हैं? हाँ, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि टाइम के साथ साथ हर चीज़ चेंज हुई है। हमारा टाइम जब था तो पैडलर के घर में जाओ, उसकी खिड़की पे पत्थर मारो, तो अगर वो सोया हुआ है कमरे में तो उसको पता चल जाता था कि, या खांसते हुए जाओ या ज़ोर ज़ोर से, डिफरेंट इंडिकेशंस थे। वो टाइम अलग था। लेकिन यार आज के टाइम में तो टेक्नोलॉजी आ गई है, एवरीथिंग इज़ वेरी इजी। फेसबुक आ गया, व्हाट्सएप आ गया हुआ है ना, लोकेशन आ गई है, सब कुछ आ गया। तो टेक्नोलॉजी ने सब कुछ इतना इजी कर दिया है, यूज़र के लिए भी, पैडलर के लिए भी। और तो यार आज की डेट में तो व्हाट्सएप में मैसेज छोड़ते हैं, स्नैपचैट पे मैसेज छोड़ते हैं, फेसबुक इनबॉक्स पे मैसेज छोड़ते हैं। और क्योंकि ये न्यू जनरेशन है ना, अभी तो जो फादर मदर वाली जनरेशन है हमारी, वो तो बिल्कुल भी इस चीज़ के साथ अभी रूबरू नहीं है। तो यार अभी जो जितने भी मैसेजेस जा रहे हैं, जो भी नशे का कारोबार हो रहा है, 99% जो है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हो रहा है। अभी तो आपको फेस टू फेस पैडलर से मिलने की ज़रूरत नहीं है, वो माल छोड़ देता है, पिन पॉइंट लोकेशन दे देता है, बता देगा कि यहाँ पे रखा है, पिन पॉइंट लोकेशन दे देता है। अब तो इतना प्रिसाइज लोकेशन आज की डेट में आती है कि आप वो पत्थर उठाओ और एग्जैक्ट लोकेशन आपको वो। हमारा टाइम था कि बैठे हुए हैं ग्राउंड में, पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए इंतज़ार करने, वो आ रहा है सामने से। तो यार पैसों का कोई लेन देन नहीं है, पैसे आप सीधे जीपे से दे रहे हो, पेटीएम से दे रहे हो। तो यार आज की डेट में तो सब कुछ कैशलेस और वो है, तो ह्यूमन इंटरेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। तो यार अभी ये चीज़ें बहुत अवेयर होने वाली है और देखने वाली है कि कैसे इन चीज़ों को रोका जाए, और लोगों को बहुत सावधान होना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आज की डेट में यूज़र और पैडलर को दोनों को बहुत इजी हो गया है माल बेचना। अच्छा, तो भाई ये आपका सफ़र था
अब हम ये जानना चाहते हैं कि जब आपने ये सारी नशीली चीज़ें छोड़ी तो किसी कारण से छोड़ी होंगी, या क्या आपको ऐसी चीज़ मिली या कहाँ आप गए जिस वजह से आपकी ये चीज़ें छूट गई? तो ये छोड़ने का मन तो था बीच में बहुत टाइम से, और अपनी तरफ से बहुत बार कोशिश भी की, लंबे टाइम के लिए भी छोड़ा, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, महीने के लिए भी छोड़ा। लेकिन यार चक्कर ये था कि छोड़ना तो आसान था, इसको छोड़े रखना मुश्किल था। छोड़ना कैसे ये पता था कि नहीं पीना है तो छूट जाएगा, लेकिन इसको लंबा कैसे छोड़े रखना है ये नहीं फॉर्मूला मिल रहा था। क्योंकि जब भी छोड़ते थे तो ये बीमारी फिर आकर के हफ्ते बाद 10 दिन के बाद पकड़ लेती थी वापस कि यार ले अब तो छोड़ दिया, अब तो कंट्रोल में करेंगे, अब तो सिर्फ एक पिएंगे, सवेरे पिएंगे, एक शाम को पिएंगे, बाकी दिन काम करेंगे मज़े से। तो यार ये बार बार है ना उस टाइम रिलैप्स होते रहते थे, और आखिर में अपनी इतनी कोशिश कर कर के तो मैंने गिव अप कर दिया था। मैं बोला था भगवान अब ये तो चिता पे जाके ही छूटेगी, क्योंकि और कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। ऐसा भी कोई नहीं दिख रहा था कि जिसको देख के कुछ होप मिले यार कि, क्योंकि जिसको भी देखो वो उसी उधेड़-बुन में लगा हुआ था। कोई गली के चक्कर काट रहा है, कोई बस स्टैंड के चक्कर काट रहा है, कोई दिल्ली के चक्कर काट रहा है, कोई। तो यार कुछ भी ऐसा मिला नहीं था। ड्रग्स ऑफ चॉइस भी एक छोड़ करके दूसरा ट्राई किया, तीसरा ट्राई किया, फिर लगा कि शराब पी लेते, शराब सोशली एक्सेप्टेड है ना, एज अ नशा, कि चलो शराब ही पी कर। पर यार फिर वो एडिक्ट पर्सनैलिटी थी तो हम तो शराबी बन गए फिर तो। सारे नशे तो किए ही किए, एक शराब का नहीं किया था, लेकिन साथ में वो भी लग गया फिर शराब का नशा, है ना। तो अपनी तरफ से जब सब छोड़ने की कोशिश की तो एंड में ऐसा हुआ कि सब कुछ ही शुरू हो गया। अच्छा। है ना, फिर तो शराब भी शुरू हो गई खुले से, और क्योंकि शराब एक ऐसी चीज़ थी यार जो घर वाले भी तंग थे हमसे, हर चीज़ बोलते थे यार दारू पी लो, है ना। जबकि शराब, एल्कोहलिज्म अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और एडिक्शन है, कि जो लोग एल्कोहलिक्स होते हैं मेरे को तो लगता है उनकी रिकवरी और भी टफ होती है, ड्रग एडिक्ट से भी टफ होती है। तो यार लाइफ इसी उधेड़-बुन में चली हुई थी, और जब मैंने डिसाइड कर लिया था अब कि अब तो नहीं छूटेगा ये, क्योंकि अपनी तरफ से सब कुछ कोशिश कर ली थी और बस ये तैयारी कर ली थी अब कि घर छोड़ देना है, है ना। वाइफ, बच्चा, बिजनेस, जो कुछ भी था वो सब छोड़ करके अब निकल जाना है। उसी बीच में यार ये जब मेरे अपने बच्चे को मैं यूज़ कर रहा था तो ऐसे ही एक दिन एक मेरा फ्रेंड होता था, और इस पूरी स्टोरी में राहुल यहीं से है, कुल्लू से ही है। अच्छा अच्छा। वो बचपन से ही साथ रहे और उसकी यूजिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग रही शुरू से, और वो है ना फिर बीच में गायब सा हो गया लाइफ से कुछ। तो एक टाइम तो मेरे को लगा पता नहीं कहाँ गायब हो गया, क्योंकि उसको मैं बचपन से जानता था, उसकी पर्सनैलिटी को। मेरा या तो कहीं चले गया या छोड़ दिया या क्या किया। तो एक दिन राहुल मेरे को नीचे सिनेमा हॉल के पास मिला हुआ है, बड़ा अच्छा लग रहा था, फ्रेश लग रहा था। मैं बोला भाई तू कौन सा नशा कर रहा है आजकल बड़ा। तो उसने बस यही मेरे को बोला कि यार तू भी छोड़ दे, ऐसे ऐसे रिहैब गया था मैं तो यार उस टाइम मेरे को लगा मेला ये कुत्ते की धूम है, मेला ये छोड़ने वाला तो नहीं। विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसको देख के हल्की सी कहीं ना कहीं एक उम्मीद जागी आपको। हाँ, उम्मीद कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में पीछे कुछ तो बटन तो दबा कोई ना कोई, है ना। कि इन एनी केस वो सारी चीज़ें तब तक मेरी फैमिली वालों ने शायद राहुल की फैमिली से बात कर ली थी, कैसे रिहैब ले जाते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो उस दिन मैं अपने जैसे रेगुलर स्टाइल में आया, अपने बच्चे को उठाया, उसको मैं कभी गेट पे छोड़ता था, कभी कहीं छोड़ता था। उस दिन मैंने उसको गेट के पास छोड़ दिया और अपना माल पीने के लिए चले गया, क्योंकि बाथरूम जो है वो सबसे एक सेफ़ प्लेस होती है किसी भी एडिक्ट के लिए। वो उसका अपना एक जोन होता है जिसको सेफ जोन बोल लो या कंफर्ट जोन बोल लो। तो मैं गया साथ वाले बाथरूम में यार, वहाँ पे बैठ कर के माल पी रहा था, तब को एकदम ही मेरा भाई आया कहीं से, उसने बोला कि ये क्या कर रहा है भाई इतनी ठंड में बाहर। साथ वाले पड़ोसी ने मेरे बेटे को उठाया हुआ था, तो बोलते ये तो ऐसे ही छोड़ के चले जाता है इसको यहाँ पे।
तो यार उस दिन उनका भी गुस्सा, उनके शायद लिमिट उनकी भी पूरी हो चुकी थी ना, तो उस दिन घर में खूब मार कुटाई, शीशे टूटे, सब कुछ हुआ, खून निकला। पर वो घर वाले शायद जो है वो तैयारी कर चुके थे मेरे को रिहैब भेजने की, रस्सियों में बांध दिया, सब कुछ कर दिया। और यार बस यही था कि घर के शीशे तोड़ दिए, सब कुछ कर दिया, सब ने मारा यार मेरे को, है ना। और मेरी वाइफ ने भी उस दिन मेरे ऊपर हाथ उठाया, मेरे को मारा। तो यार यानी कि ऐसे लग रहा था कि क्या है ये सारी चीज़ें, है ना। तो और फिर एकदम से ही देखी मैंने नीचे गाड़ी खड़ी हुई, वो ले गए मेरे को, गाड़ी में उन्होंने डाला और बोलते अब दिल्ली ले जा रहे तेरे को। तो यार मैं जाते हुए यही चिल्ला रहा था घर वालों को कि मैं आकर के सब तोड़ दूंगा, ख़त्म कर दूंगा, जला दूंगा, मार दूंगा, आप सारे पागल हो गए हो, मैं ठीक हूँ और दुनिया पूरी गलत है, आप दुनिया के बोलने पे चल रहे हो। और यार साथ में मेरे को ले जा रहे थे तो मेरी बॉडी में सिकनेस भी उतनी थी, तो मैं अपने उस टाइम बोल रहा था कि मेरे को माल ला करके दो। एक तरफ मैं ये बोल रहा था मैं एडिक्ट नहीं हूँ, दूसरी तरफ मैं बोल रहा था कि मेरे को माल ला करके दो क्योंकि बॉडी में सिकनेस थी। तो यार उस दिन मेरा भाई जो प्रोफेसर थे यहाँ पे, वो उस दिन खुद गए जहाँ पे माल बिकता था, उससे रिक्वेस्ट करके ले करके आए। तो वो भी यार एक बड़ा अजीब सा टाइम था कि, और वही मैं माल पीते पीते दिल्ली गया और मैं बोलता गया कि मैं एक एडिक्ट नहीं हूँ। मैं माल पी रहा हूँ और मैं उनको बोल रहा हूँ कि मैं एडिक्ट नहीं हूँ, है ना। तो यार बात वही है, उस दिन मेरे को पहुंचा दिया उन्होंने रिहैब में। उस दिन तो नशा लगा हुआ था तो रिहैब के अंदर भी चले गया मैं। पर जब अगले दिन आंखें खुली, देखा इधर उधर, मैला यार ये तो गलत फंस गए यहाँ पे। तो बस यार फिर वही चलता रहा 2-3 महीने की कैसे भागना है यहाँ से, दीवारें नापते रहे बाहर जा जा करके, जैसे एडिक्ट अपना दिमाग चलाता है कि कैसे भागना है, चाबी कब किसके पास है, कैसे है। लेकिन यार टाइम के साथ साथ ये था कि 3 महीने से नशा नहीं किया था तो शक्ल भी थोड़ी अच्छी हो रही थी, भूख भी लगना शुरू हुई थी, है ना, नींद आना शुरू हुई थी। क्योंकि जब मेरे को रिहैब में ले गए मैं कितने दिन तो सोया ही नहीं, मेरे को याद है 26-27 दिन तो शायद ही मैं सोया था। तो फिर वो नींद भी आना शुरू हुई, 1 रोटी से 2 रोटी पे आए, 3 रोटी, क्योंकि भूख खुल गई जब नशा नहीं कर रहे थे। और लाइफ एक सिस्टमेटिक ढंग से, जैसे एक नॉर्मल आदमी की लाइफ चलती है, सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, बाथरूम जाते हैं, नहाते धोते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करते। वो चीज़ें तो कितने सालों से नहीं की थी कि ब्रेकफास्ट भी करते हैं, नहाते भी है, ब्रश भी करते। वो सारी चीज़ें क्योंकि एडिक्शन के टाइम एकदम गायब हो चुकी, तो वापस वो नॉर्मल लाइफ जीना भी बहुत मुश्किल था ना। वो लिविंग लाइफ ऑन लाइफ टर्म्स, वो भी बहुत मुश्किल था। लेकिन वो बीच बीच में 90% नेगेटिव, 10% पॉजिटिव, फिर टाइम के साथ साथ वो 80% नेगेटिव, 20% पॉजिटिव। फिर 5वें महीने में तो जैसे टाइम आ गया कि 50-50 हो गया। फिर बाद में यार एक टाइम तो ऐसा आ गया जब 100% पॉजिटिव उसमें आ गए यार। तो ये था यार कि मेरा जहाँ पे जिस रिहैब में मैं था वो बहुत अच्छा रिहैब था, काउंसलर्स बहुत अच्छे थे, अरविंद जी मेरे काउंसलर थे, सुरेश जी, पृथ्वी जी, तो बहुत अच्छे काउंसलर्स थे यार वो लोग, है ना। क्योंकि वो लोग भी इसी पेन से निकले थे, तो उनको मालूम था कि क्या फीलिंग्स चल रही है इस टाइम, है ना, एडिक्ट के अंदर। तो यार उन्होंने बड़ा सहारा दिया और बड़ा उन्होंने हेल्प किया मेरे को। कितना समय लगा रिहैब में? यार रिहैब में मेरे को ना पूरे 6 महीने लगे थे वहाँ पे, जो प्रोग्राम था हमारा, जो ट्रीटमेंट प्रोग्राम था। और उसके बाद मैंने 6 महीने वॉलंटियर किया था, तो मैं पूरा 1 साल जो है रिहैब में काटा था। और कुल्लू का पहला रिहैब मेरे साथ खुला था इधर, नया सवेरा के नाम से। मेरी रिकवरी वहीं से शुरू हुई थी। और मेरे को उन्होंने जैसे जैसा बोला था मेरे काउंसलर्स ने, क्योंकि मैंने तो पूरा सरेंडर कर दिया था उनके सामने, मिला था आप जैसा बोलोगे वैसा करेंगे। क्योंकि मेरा दिमाग तो फिर घूमना शुरू हो गया था, क्योंकि जब मेरे को रिहैब में ले गए थे तो मैं बदला था ना, बाहर की दुनिया तो वैसी की वैसी थी सारी। वो बंदा वही माल बेच रहा था, गली वाले वैसे ही चक्कर लगा रहे थे,
कोई यहाँ घूम रहा है, कोई किसी की टोपी घुमा रहा है, बाकी तो बाहर सारी चीज़ें वैसी की वैसी थी, कुछ भी नहीं बदला था। माल का रेट चेंज हुआ होगा, जो थोड़ा सस्ता था वो थोड़ा महंगा हुआ होगा, और क्या हुआ। तो जब मैं बाहर निकला यार रिहैब से, तो मैं तो उस दुनिया को फेस नहीं कर पाया यार, ऑनेस्टली बताऊं तो मैं वापस रिहैब भाग गया था। मैंने बोला था जी मेरे को अंदर ही रख लो आप, मेरे अंदर बढ़िया टाइम से खाओ पियो सो, कोई टेंशन ही नहीं, 3 टाइम रोटी मिल रही है, सब शक्ल भी ठीक हो रही है, सेहत भी बन रही है, लाइफ चली हुई है। तो मेरे काउंसलर ने मेरे को बोला था तुम्हारी जगह अंदर नहीं है, फेस तो बाहर जाके ही करना है लाइफ को, ये तो सिर्फ एक ब्रेक मिलता है, दिस इज़ पार्ट ऑफ द जर्नी ऑफ रिकवरी है ना, ये जो आपको ब्रेक मिला है। तो रिहैब तो सिर्फ ब्रेक का काम करता है, जो आपकी एक्टिव एडिक्शन है उसको तोड़ता है, और आपके जो लाइफ पैटर्न्स बिगड़े हुए हैं उनको एक लाइन पे लेकर के आता है। इससे ज़्यादा रिहैब का उसमें कोई रोल नहीं है। बोलते हैं अब आपको ज़िंदगी तो बाहर ही जीनी है जा करके, तो यू हैव टू फेस द वर्ल्ड। लेकिन जैसे जैसे हम बोलते जाओगे, आप वैसे वैसे करते जाओगे तो बच जाओगे। तो यार बस वही था कि जैसे जैसे वहाँ से इंस्ट्रक्शंस मिलती गई, मेरा तो इतना सरेंडर था कि अगर जैसे भी रात है बाहर, अगर वो बोलते दिन है, तो मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता था बहसबाजी में कि जी नहीं अभी तो रात हो गई, अंधेरा हो गया। मैं बोलता था ये दिन है, बस अपना दिमाग चलाना ही नहीं है। तो पूरी तरह से सरेंडर था यार। उनकी तरफ से जो डायरेक्शंस मिली थी कि सिर्फ 5 रुपये लेकर के घर से निकलोगे आप, बस का किराया लेकर के आओगे, और वापसी का किराया आपको सेंटर से मिलेगा वापस घर जाने का, और कोई फ़ोन नहीं लेना, कोई गाड़ी नहीं लेनी, कुछ नहीं लेना। तो यार जैसा उन्होंने बोला वैसे फॉलो किया। ये बहुत टर्निंग पॉइंट था शायद, मुझे तो लगता है यार आपकी लाइफ हाँ, का। तो एक वही टर्निंग पॉइंट था जहाँ पे जब दूसरों को सुनना शुरू किया ना और अपने दिमाग की सुनना बंद की, तो वहाँ से बचने का जो है रास्ता मिला। और एक बात मैं आपको बता दूं यार, आज भी ये डिजीज़ चाहे 16 साल हो गए उतनी स्ट्रांग है, मेरे साथ ही खड़ी हुई है। जहाँ पे इसको छूट दी, जहाँ पे इसको मौका लगा, क्योंकि ये तो रोज़ की लड़ाई है, ऐसा नहीं है कि 16 साल हो गए तो वो प्लेजर में भूल गया, वो है ना जो वो टेम्परेरी हैप्पीनेस थी, वो आज भी उतनी स्ट्रांग है यार जितनी 16 साल पहले थी। ये बहुत बड़ी बात कही भाई आपने, और आपको सैल्यूट है इस बात पर, क्योंकि आपको देखकर हज़ारों लोग समझेंगे, सुधरेंगे, और बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में क्लियर हो जाएगी। और ये जो बात आपने कही कि आप आज भी आपके साथ वो डिज़ीज़ खड़ी है, आप हर रोज़ उससे लड़ते हो, तो ये जो बात है ये एक बहुत ही इंस्पायर करने वाली है आजकल के जनरेशन के लिए भी, और जो भी इस कारोबार में घुसना चाहते हैं, घुस रहे हैं या घुस चुके हैं, उनके लिए तो भाई ये बहुत सी इंस्पायर करने वाली बात है। और मैं तो बस इतना ही चाहूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद जिनको इंटरेस्ट बनता है, आजकल की नई जनरेशन है ना, तो उनको पता कैसे इंटरेस्ट बनता है कि यार हमने ये दारू पी ली, हमने जॉइंट पी लिया, अब इससे ऊपर कुछ ऐसा करते हैं कि देखते हैं क्या होता है, एक वो उत्सुकता उनमें होती है। तो मुझे लगता है कि आपकी जो इतनी इंस्पायर कर देने वाली स्टोरी है, इसको देखने के बाद अगर हमारे 100 में से अगर 10 लोगों तक भी ये बात दिमाग तक पहुंच जाती है ना भाई, और उन्होंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिया, तो भाई यही हमारे लिए सक्सेस है। बिल्कुल। तो भाई ये आपकी लाइफ स्टोरी थी, और अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे हमें पता है उस लाइफ को निकलने के बाद आपने ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस किए, और आज आप एक अच्छी अर्निंग भी करते हो, एक गुड बिजनेसमैन भी हो, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो, और बहुत सारी इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें करते हो। तो अब अभी की लाइफ के बारे में अपना थोड़ा सा बता दीजिए कि उस फेज़ से लड़ने के बाद आज आपकी लाइफ कैसी है और आप क्या क्या करते हैं। यार उस फेज़ की लड़ाई से तो देखो आज की डेट में बहुत सारा चेंज है लाइफ में ना, दैट इज़ ऑल ड्यू टू, क्योंकि सोसाइटी ने सोशली एक्सेप्ट वापस किया मेरे को, है ना, और सोसाइटी का बहुत बड़ा इसमें रोल है। मेरी फैमिली का तो डेफिनेटली वो तो बोलने की बात ही नहीं है, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट ही उनका बहुत बड़ा रोल है। फिर मेरे को लाइफ में ऐसे ऐसे लोग मिले, जब मैं टूरिज़म के बिज़नेस में आया तो मैंने अपने ब्रदर को फॉलो किया जो इको टूरिज़म पे काम कर रहे थे, और उन्होंने ही मौका दिया यार मेरे को सनशाइन एडवेंचर्स को ज्वाइन करने का। मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं, आपका जो रिजॉर्ट है, पंकी भाई का अपना रिजॉर्ट है, सनशाइन एडवेंचर नाम, सनशाइन हिमालयन कॉटेज, सनशाइन हिमालयन कॉटेज है, वो इतना खूबसूरत है
और रिवर्स के बिल्कुल साथ में है, तो मतलब अगर मैंने तो सिर्फ भाई फ़ोटो देखी है उसकी, मैं कभी गया नहीं, अगर मौका मिलेगा तो ज़रूर आऊँगा। पर इतना ब्यूटीफुल है वो कि हिमाचल में मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट कॉटेज है। तो भाई प्लीज़ कंटिन्यू। तो यार बस वही था कि जब से वो शुरू का स्ट्रगलिंग फेज़ था, इको टूरिज़म में काम करना था, कुल्लू मनाली में काम करना नहीं था, मनाली या कसोल जैसी जगहों पे, क्योंकि वहाँ पे मनाली में ओवर टूरिज़म था और कसोल मेरे करैक्टर के हिसाब से मेरे लिए ठीक नहीं था। तो क्योंकि वहाँ पे ड्रग टूरिज़म का सैडली टू से कि कसोल जैसी खूबसूरत जगह आज के दिन ड्रग डेस्टिनेशन के लिए जानी जाती है, वो ठीक नहीं था। तो तीर्थन जो कुल्लू में एक और वैली है जो उस टाइम बहुत अननोन वैली थी, लोगों को मालूम नहीं था उस वैली के बारे में। तो यार वहाँ पे काम शुरू किया जहाँ पे कोई इसको जानता नहीं था और स्ट्रगल किया यार, बहुत स्ट्रगल किया। ऐसा नहीं है कि रातों रात चीज़ें मिल गई, रातों रात चीज़ें खोई भी नहीं थी हमने, क्योंकि वो भी एक लंबा टाइम था कैसे कैसे यूजिंग में चीज़ें हाथ से स्लिप हुई थी। और आने के लिए भी मेरे काउंसलर्स ने बोला था टाइम लगेगा, पेशेंस इज़ द की, बस अपना फोकस रखना जिस भी काम। तो यार बस वही किया, क्वालिटी काम किया और कम्युनिटी के साथ काम किया, सिर्फ अपने लिए नहीं काम किया ना। मज़ा मेरे ब्रदर और फैमिली भी बोलती थी मज़ा काम का तभी है जब सारे साथ में ग्रो करे। तो यार वही हुआ, उस वैली में गए, वहाँ पे काम किया, उस वैली का नाम बना आहिस्ता आहिस्ता और उस वैली ने बहुत ग्रो किया और उस वैली के साथ हमने भी ग्रो किया। आज के दिन बहुत से परिवार जुड़े हुए हैं यार हमारे साथ। तो यार बड़ी खुशी होती है क्योंकि टूरिज़्म एक ऐसा वर्किंग एरिया ना जिसमें आप बहुत किस्म के लोगों से मिलते हो, राइट। और आपको इतना नॉलेज मिलता है, इतने अच्छे लोग मिलते हैं, अलग अलग फील्ड से लोग आते हैं वहाँ पे। कोई सीईओ है, किसी ने स्टार्टअप शुरू किया हुआ है, कोई ऑल काइंड ऑफ प्रोफेशन से वहाँ पे लोग आते हैं जो आपको बहुत सारी चीज़ें बताती है, बहुत नॉलेज देते हैं। तो यार हमने भी उन्हीं लोगों से सीखा जो आए थे और उन चीज़ों को सीखा भी और इम्प्लीमेंट भी किया ना। तो आज की डेट में हाँ, बाय गॉड ग्रेस, भगवान की दया से सब कुछ है यार, नाम है, इज़्ज़त है, लोग मानते हैं। और मेरे को मौका मिला यार अपने दोस्त पैट्रिक के साथ इंडिया की एक सबसे बड़ी वेबसाइट बनाने का जो रिएप पे काम कर रही है। reap.in करके वो वेबसाइट है यार, जिसमें हमने इंडिया के सारे रिएप्स को एक ही विंडो, एक अम्ब्रेला के नीचे लेकर के आए ताकि लोगों को मुश्किल ना हो। क्योंकि ये ऐसी एक चीज़ है कि लोग शर्म महसूस करते हैं ना इस टॉपिक पे बात करने पे। बिल्कुल। तो उसको मैंने बताया यार मेला इंडिया में तो इसको टैबू मानते हैं, तो बोलते यार चलो ऐसा करते। तो उसने भी काफ़ी एफर्ट्स डाल करके अपने ये वेबसाइट तैयार की। और यार लाइफ इज़ मच बेटर, भगवान की दया है, नहीं तो हम भी कहीं पड़े होते किसी बिल्कुल भाई बिल्कुल गली में ना। तो सोसाइटी ने, फैमिली ने, सब ने हेल्प किया यार। तो आज की डेट में आपके साथ बैठे यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो मैं अपने व्यूअर्स को ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा इंसान खुद को सुधारने की कोशिश कर रहा है तो आप भी उसकी कोशिश में उसकी मदद ज़रूर करें, क्योंकि जैसे आपके लिए वो भगवान के रूप में आए तो उसी तरह आप भी किसी न किसी के लिए भगवान का रूप बन सकते हो। तो प्लीज़ अगर कोई आपके आसपास भी कोई इसी तरह से है तो आप उनको कोसने की बजाय, उनसे चिढ़ने की बजाय आप उनको मदद करो, क्योंकि आपकी एक मदद उसकी लाइफ बदल सकती है ना भाई? बिल्कुल जी, 100%। इन चीज़ों को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल रहता है? अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन है बड़ा एक्टिवली अभी काम कर रहा है जब से मैं रिकवरी में आया हूँ। बिल्कुल। वैसे ड्रग एडिक्शन भी एक बीमारी है जिसको 1956 में यूनाइटेड नेशंस ने एड्स के साथ डिक्लेयर किया था कि इट्स अ डिज़ीज़। उन्होंने इसको डिज़ीज़ की कैटेगरी में डाला हुआ है। तो यार हम क्यों इन चीज़ों को छुपाते फिरे, है ना? तो एडमिनिस्ट्रेशन अगर उस लेवल पे सोसाइटी को आगे आने को हेल्प करता है तो डेफिनेटली हमारी सोसाइटी बहुत इम्प्रूव करेगी। और एडमिनिस्ट्रेशन तो आज की डेट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट ऑन दिस। हाँ,
तो भाई बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिलकर बात करके। तो थैंक यू सो मच भाई मेरी पॉडकास्ट में आने की। हमारी ऑडियंस के लिए भी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको लगा कि इस वीडियो में कुछ काम की बात है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी आगे सबको शेयर कर सके। तब तक के लिए थैंक यू। एंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बस हौसला बढ़ता है। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जो कि आपको लगता है कि एक पॉडकास्ट में आनी चाहिए, तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी में मुझे डीएम कर सकते हैं और मुझे अपनी कहानी भेज सकते हैं। आपकी कहानी को हमारी टीम रिव्यू करेगी और अगर अच्छी लगती है तो आपको हम अपनी पॉडकास्ट में ज़रूर बुलाएंगे। तो तब तक देखते रहिए लिमिटलेस टॉक। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।